नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से सियासी दांव-पेंच तेज हैं। राज्यसभा की 3 सीटों पर प्रदेश में चुनाव है, जिसके लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट कांग्रेस बीजेपी के खाते में जानी तय है, लेकिन फाइट तो तीसरी सीट के लिए। इस तीसरी सीट को लेकर मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प दिखता है। इसे अपने कब्जे में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी प्लानिंग है और अपने अपने बयान हैं, और इसकी राह में रोड़े अटकाने का क्रम भी शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा चुनाव को लेकर के बहुत पहले से अपनी तैयारी है और उस तैयारियों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का यह बयान बताता है कि प्रदेश में तख्ता पलट के साथ ही बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चौसर बिछाना शुरू कर दिया था। जब मध्य प्रदेश में तख्ता पलट का खेल चल रहा था, बीजेपी के दिमाग में सरकार बनाने के साथ राज्यसभा चुनाव का गणित भी पूरी तरह फिट था। यही वजह रही कि सरकार गिराने के साथ बीजेपी एक सीट के लिए सिंधिया पर दांव खेला तो दूसरी सीट पर संघ के सुमेर सोलंकी पर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस भी कानूनी दांवपेच के जरिए बीजेपी को उलझाना चाहती है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करके बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म में एक्सेप्टेंस में कानूनी त्रुटियां बताई हैं। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव भले ही संपन्न हो जाए, लेकिन इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तनखा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करने में बड़ी कानूनी गलतियां की गई हैं। तनखा ने अपने ट्वीट में भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि वो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर फिर से विचार करें। तैयारी में यही होगा कि कांग्रेस के 22 तोड़फोड़ करेंगे, लेन देन लंबा करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे और ये करेंगे, लेकिन 19 तारीख में भी बहुत टाइम है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का विस्फोट भारतीय जनता पार्टी में 70-80 विधायक घूम रहे हैं मंत्री बनने के लिए, तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस दोनों सीट जीतेगी। तनखा ने कहा कि जोड़ तोड़ की भी एक सीमा होती है और अब निर्वाचन आयोग ही दखल देकर राज्यसभा चुनाव को कोर्ट में चैलेंज होने से बचा सकता है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के साथ फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि तीसरी सीट हथियाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, आज से नहीं, अपनी पद्धति और काम के आधार पर एकजुट होकर के ही काम करती है। हम टीम भावना से काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एक साथ मिलकर के वो काम कर ही रहे हैं। उन पर किसी प्रकार का प्रश्न है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ये तो वो अपने बारे में सोचें, कांग्रेस के विधायक अब वो अपने बारे में सोचा ना। मैंने कहा ना कि उनको अपने बारे में सोचना है, हमारे बारे में सोचने की उनको जरूरत नहीं है। जो वोटों का अंक गणित है, निश्चित रूप से बीजेपी के फेवर में 2 सीट वो जीतेंगे, 1 हम जीतेंगे, पर हमारी कोशिश होगी कि हम हमारी 2 सीट जिताएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कलाकार लोगों की पार्टी है। मौजूदा आंकड़ों और समीकरणों पर गौर करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी 2 सीट पर आसानी से जीत हासिल करेगी, क्योंकि उनके पास खुद के विधायकों की संख्या से 3 ज्यादा है। वहीं कांग्रेस ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं। दिग्विजय सिंह की जीत अभी तक पक्की मानी जा रही है, लेकिन बदले सियासी हालात में अब उन्हें लेकर भी संशय बरकरार है। लिहाजा मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अलर्ट पर हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मंत्रिमंडल विस्तार, उससे उपजने वाला असंतोष क्या चुनाव के, राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, जो दावे हैं, उन पर असर डाल सकता है? एक सवाल। दूसरी बात यह कि अभी तो चुनाव की तारीखें सामने आई हैं, क्या इन हर गुजरते दिन के साथ में राजनीति में, प्रदेश की सियासत में उठापटक इतनी तेज हो सकती है कि जो भी फिक्स गणित दिखाई पड़ रहा है, जो तैयारी दिख रही है, इसको मात देने वाला भी कोई छिपा हुआ गणित है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। दोनों तरफ से वरिष्ठ नेता हैं, सुलझे हुए वक्ता हैं। गोपाल भार्गव जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, एक लंबा तजुर्बा उनका रहा है पार्टी में, अलग अलग पदों पर सरकार के भीतर। स्वागत है भार्गव साहब आपका।
हमारे साथ में विनय सक्सेना जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार विधायक हैं, वो जुड़े हुए हैं। विनय जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गिरिजा शंकर शुक्ला जी हैं, जो हर परिस्थिति पर वर्षों से एक लंबा अध्ययन भी रखते हैं और देख रहे हैं प्रदेश की सियासत को बड़ी बारीकी से। गिरिजा शंकर जी नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है, आप तीनों का मंच पर स्वागत है। गोपाल भार्गव साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी तो पहले से तैयारी थी, हमने अपने उम्मीदवार जिस हिसाब से उतारे हैं, 2 सीटों पर जीत तय है, चिंता कांग्रेस पार्टी को करनी। कांग्रेस पार्टी कहती है जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी माहिर है, लेकिन ये भारी पड़ जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार इसका आधार होगा। क्या उत्तर है आपका? जहां तक मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान हमारे विधायकों पे और हमारे मंत्रियों पे जो उनके बारे में मुझे जो अनुभव है, 1977 का भी, 1990 का भी, फिर 2003 का भी, 2005 2008 का और 2013 का, और अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिसमें राज्यसभा चुनाव के वक्त में किसी भी हमारे विधायक ने या मंत्री ने निरपेक्ष या फिर हम ये कहें कि दल विरोधी कोई काम किया हो। पार्टी की जो लाइन होती है, जो पार्टी के द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं उम्मीदवार, उन्हीं के लिए सभी लोग मतदान करते हैं। 1% भी कहीं एक विधायक ने भी क्रॉस वोटिंग इतने लंबे कार्यकाल में नहीं की। मैंने स्वयं अपने कुल विधायी जीवन में 18 बार मैंने वोट डाला है राज्यसभा चुनाव में जी। मुझे स्मरण नहीं कि एक बार भी 18 बार में से किसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने, विधायक ने, या फिर जिन्होंने हमें समर्थन भी दिया, जिन्होंने वचन दिया, उन्होंने इस काम के लिए किया हो। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का सबूत इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति नहीं है। हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं, हमारे विधायक अनुशासित हैं, विजय हमारी सुनिश्चित है। 107 विधायक हमारे साथ में पार्टी के हैं, शेष निर्दलीय हमारे साथ में, अन्य छोटी पार्टियों के विधायक हमारे साथ में हैं, और आज की तारीख में हमारे दोनों उम्मीदवार निश्चित रूप से जी, सिंधिया जी और सोलंकी जी चुनाव जीतेंगे और उनको अपेक्षा से अधिक मत मिलेंगे। मैं इस बात का दावे के साथ कह सकता हूँ। विवेक तनखा जी ने एक ट्वीट किया है, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? उनका कहना है कि जो स्वीकारा गया है नामांकन, इसमें कुछ त्रुटियां हैं उनके मुताबिक, और इसमें अभी काफ़ी वक्त है बीच में। दूसरा इशारा किया गया है कि जैसे ही ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसको लेकर घोषणा होगी, यह असंतोष गणित बदल सकता है। नहीं, अब ये तो सतह के लिए आकलन है, अपने विधायकों को बांधे रखने के लिए। कुछ काम ऐसे रहते हैं कि जो विधायकों के लिए ढाढ़स बताने के लिए कि हाँ आगे आने वाला समय हमारा अनुकूल है, इसलिए और ज्यादा विधायक ना फूटे, उस कारण से सब बातें कही जाती है। जहाँ मैं कहूंगा कि बहुत विवेक तनखा जी वरिष्ठ, बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, संविधान के और विधान के ज्ञाता हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस बात को बताएं कि जब नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं, उम्मीदवार बन गए हैं, सभी पार्टियों के तय हो गए हैं, सारी बातें हैं, तब इसके बाद में क्या बचता? मतदान ही बचता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो पता नहीं उनके पास में ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसको चलाएंगे और जिस कारण से अचानक परिवर्तन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई विषय है नहीं। और मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में जो कुछ भी होगा 19 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे दोनों उम्मीदवार अपेक्षा से अधिक वोट लेके और निश्चित रूप से चुने जाएंगे और राज्यसभा में जाएंगे। विनय सक्सेना साहब, क्या आधार है कांग्रेस के उठाए गए सवालों का, उस ट्वीट का जिसके बारे में जिक्र है, और इसे कानूनी चुनौती देने की बात विवेक तनखा साहब कह रहे हैं? दूसरी बात ये कि अब तक कोई इतिहास नहीं रहा और बीजेपी मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट रही है, माहिर रही है, आप ही की पार्टी के नेताओं का कहना है। तो ऐसे में क्या कोई चांस लगता है कांग्रेस पार्टी को उस दावे को खारिज करने का जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया था, या जिस पर आपत्ति उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? अगर है तो क्या आधार है इस बात का? आदरणीय गोपाल भार्गव जी, पाठक जी, गिरिजा शंकर जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने अपनी बिल्कुल वरिष्ठता के नाते और उनका जो अनुभव, दीर्घ अनुभव है, लेकिन उनके दीर्घ अनुभव के साथ भी जो अभी छलावा चल रहा है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही है। और जो बातें आ रही हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो इनका बार बार टल रहा है,
और इनको ये भी पता है कि जो 22 विधायक आए हैं वो कोई कांग्रेस के प्रति निष्ठा या भाजपा की निष्ठा के चलते नहीं आए, वो महाराज के प्रति निष्ठावान है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये भी एक प्रश्न आजकल चल रहा है कि निष्ठा पार्टी के प्रति है महाराज के प्रति, और इतिहास बता रहा है कि निष्ठा जो है वो महाराज के प्रति है। माननीय राज्यसभा सांसद हमारे जो आदरणीय विवेक तनखा जी ने प्रश्न उठाया है, वो खुद ही आदरणीय भार्गव जी खुद ही कह रहे हैं अपने दीर्घ अनुभव से कि उन्होंने कोई बात रखी है तो कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र होगा, और जो आपत्तियां उन्होंने उस समय लगाई थी उसका जवाब नहीं मिला और फॉर्म स्वीकार कर लिए गए। जब कोई फॉर्म स्वीकार कर लिया जाता है, चुनाव हो भी जाता है, तो इतिहास उठा के देख लीजिए कि वो भी हाईकोर्ट में चैलेंज होता है और वो बाद में कई सांसद और कई विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। वर्तमान में ही 2-2 उदाहरण है। तो ऐसा कुछ नहीं कि फॉर्म सिलेक्ट हो गया तो बाद में उन आपत्तियों के आधार पर न्यायालय पे कोई बात नहीं की जा सकती। कई चुनाव बाद में निरस्त कर दिए गए, इतिहास बना हुआ है, जो लोकसभा जीत गए, विधायक जीत गए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का कानून जो है बहुत लचीला है और कानून में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, और जिस बात को लेकर अगर गंभीरता से सांसद विवेक तनखा जी ने बात कही है तो उनके पीछे कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण है और बहुत मजबूत कारण है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो 18 चुनाव की आदरणीय भार्गव जी बात करते हैं जी, वो एक अलग पृष्ठभूमि में हुए थे, जब पार्टी में और पार्टी के अंदर और पार्टी में कोई नया ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इतिहास में गद्दारी और पीठ पे छुरा भोगते हुए जो एक नया इतिहास लिखा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, इसका भारतीय जनता पार्टी में और मंत्रियों में जो वरिष्ठ मंत्री हैं, गोपाल भार्गव जी पार्टी के प्रति स्वाभाविक रूप से कुछ भी बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा उनके चेहरे पे झलकती है। मैंने उनको विधानसभा में जब पहली बार उनसे सामने आमने चर्चा हुई तो मैंने कहा था आप लोग से सीखने आए हैं हम लोग, और मैं देखता हूं कि उनको मन में भी जो पीड़ा होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो नए लोग आए जो किसी के प्रति निष्ठावान नहीं जी, और भारतीय जनता पार्टी में जब से ये 10 करोड़ जो मोबाइल पे मेंबर्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जब से नैतिक पतन भी चालू हुआ है, और उसी नैतिक पतन के चलते कोई आदर्श नहीं, कोई मूल्य नहीं, पार्टी विद डिफरेंस की जो बात भारतीय जनता पार्टी पहले करती थी, उस बात की तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में है, वरिष्ठ विधायकों में है, और जो पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके ऐसे लोगों के मन में वो पीड़ा है, और क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है, ये इतिहास में लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि अभी जैसे ही मंत्रिमंडल गठन होगा उसका असर आने वाले राज्यसभा के चुनाव में होगा, और जिन बातों के आधार पे वीडी शर्मा जी बात कर रहे हैं, जो गोपाल भार्गव जी से बहुत जूनियर है, उनकी बात में दम नहीं है। गोपाल भार्गव जी अपनी वरिष्ठता के अनुसार बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ होगा वो मध्य प्रदेश की जनता देखेगी और आने वाले चुनाव इसको जवाब भी देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। गोपाल भार्गव साहब, इसमें 2 बातें। एक तो एक चीज़ मैं बिल्कुल अलग तो नहीं कहूँगा, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि जहाँ भी जिस भी मंच पर आप हैं, आपकी वरिष्ठता को इग्नोर करने की, आपकी वरिष्ठता का पार्टी में उपेक्षा होने की चिंता विपक्ष को बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए इस तरह की सद्भावना के लिए वाकई में साधुवाद ही कहेंगे कि आपको आपके प्रति सबका इतना सम्मान है कि आपकी उपेक्षा की चिंता आपकी पार्टी जनों से कहीं ज़्यादा विपक्ष को दिखाई पड़ती है। क्या ये जो मंत्रिमंडल को लेकर उलटफेर हैं, ये जो निष्ठा की बात है, ये बात तो सही है कि निष्ठा किसके प्रति है ये प्रदेश भी जानता है, आप भी अंतर्मन से जानते हैं, पार्टी जन भी जानते हैं। क्या कोई संशय है, जो सवाल उठाए गए हैं उनका कोई जवाब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास में है इस वक्त देने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनय भाई जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी, हमारे कुछ सिद्धांत हैं। दीनदयाल जी के समय से लेके आज तक हम सिद्धांतों पर चलते हैं, और इस कारण से मुझे कभी भी एक बार भी एक ऐसा उदाहरण नहीं मिला, जैसा मैंने कहा कि मैंने 18 बार राज्यसभा के चुनाव में मतदान नहीं, पर ऐसा उदाहरण मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले दिखा भी नहीं कि किसी चलती हुई सरकार के मंत्री समेत विधायकों ने जाकर इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जाकर के सरकार का तख्ता ही पलट दिया हो। ऐसा इतिहास नहीं रहा। नहीं है, वही बात जो विनय जी कह रहे हैं, वही बात उनकी पार्टी पर भी लागू होती है कि वरिष्ठ लोग, जैसे मान लो हमारे वरिष्ठ नायक दल सिंह कंसाना जी थे, केपी सिंह जी थे, हमारे और भी जो वरिष्ठ विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, सारी बातें उनके लिए भी सम्मान नहीं मिला इस कारण से उन्होंने, और उनके नेता जो थे सिंधिया जी, नहीं, पर ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं भार्गव साहब, लेकिन अब उनका इतना ज्यादा सम्मान हो रहा है कि पार्टी के नेता
और उनके समर्थक अब कहीं ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं कि जो आने वाले हैं उनकी सीधी मीटिंग हो रही है सीएम से, लेकिन हमारी पूछ परख कम हो रही है, हमारे नेता की पूछ परख कम हो रही है। चलिए मैं आता हूँ आपके पास थोड़ी देर बाद फिर से। गिरिजाशंकर जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। आज का जो मूल विषय है कि राज्यसभा चुनाव में जो फिक्स गणित और दावा है बीजेपी का, क्या इसमें कोई इफ एंड बट आ सकता है वक्त के साथ, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ, या ये केवल अपने लोगों को थाम कर रखने की कवायद मात्र है कांग्रेस की दृष्टि से? देखिए, राज्यसभा के चुनाव जो है आम तौर पर जो विधायकों की संख्या अलग अलग पार्टियों की होती है जी, उसके आधार पर कितने सदस्य राज्यसभा के किस पार्टी के जाएंगे पहले से तय रहता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि राज्यसभा के चुनाव प्रायः सर्वानुमति से होते हैं, वहाँ कोई बहुत मतदान की जरूरत प्रायः नहीं पड़ती थी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग के अपेक्षा करते हुए गोटिया जी को खड़ा कर दिया था, लेकिन उनको हारना पड़ा। जहां तक अभी जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि में ही तो ये सारा जो राजनीतिक उथल पुथल है वो समाया हुआ है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा या कहीं और कांग्रेस पार्टी एकोमोडेट कर लेती तो शायद है कि उनकी सरकार नहीं गिरती। बहरहाल जो आज संख्या है 104, 2 सदस्यों के लिए 104 की संख्या चाहिए विधायकों की, बीजेपी के पास 107 है, कांग्रेस के पास 92 है। 92 सदस्यों में 104 वोट हासिल करना, यानी कि लगभग 12-13 विधायकों का क्रॉस वोटिंग हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मंत्रिमंडल गठन के बाद यदि कोई संतोष पार्टी बीजेपी उभरता है तो भी इतना बड़ा उलटफेर हो कि 12-13 विधायक बीजेपी के क्रॉस वोटिंग करें, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। और खासकर तब जब विवेक तनखा जी का आज जो ट्वीट आया और जिसमें उन्होंने कानूनी पहलू उजागर किया, तो ये तमाम तभी होता है जब ये स्पष्ट हो जाता है, जो परिणाम जो दिखने लगता है कि हाँ 2 सीट बीजेपी की निकल रही है, कांग्रेस को केवल 1 सीट मिल रही है, और चुनाव के बाद फिर वो अदालत का सहारा लिया जाएगा। जब अदालत का सहारा चुनाव के पहले लेने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो दावा कांग्रेस कर रही है कि हमको क्रॉस वोटिंग का सहारा मिलेगा और 2 सीट जीतेंगे, उसमें उनको भी कहीं संदेह है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह जो स्ट्रेंथ है दोनों पार्टी की, उसमें 2 प्रत्याशी बीजेपी के और 1 प्रत्याशी कांग्रेस का, ये जीतना बिल्कुल तय है। और जिस बड़े उलटफेर की संभावना व्यक्त की जा रही है, मैं उस संभावनाओं को खारिज करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव के बाद जरूर ये मामला अदालत जा सकता है, चुनौतियां हो सकती है, क्योंकि आपत्तियां नामांकन के वक्त लगाई गई थी जिसको कि विधानसभा सचिवालय ने खारिज कर दिया था। अब सवाल ये है कि जो कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी खड़े किए हैं, दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया, अब मीडिया में और हर जगह पर चर्चा यही हो रही है कि अब क्या बदली हुई परिस्थितियों में उनका पहला प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि जीतना केवल 1 प्रत्याशी को है। तो अभी इसका जवाब जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी से कर्टेन तैयार कर रही है कि अगर आगे जाकर ये परिस्थितियां बने तब किस तरह से अदालती कार्रवाई का एक हवाला दिया जाएगा? इस पर मैं उत्तर लूंगा विनय सक्सेना जी का। तो राज्यसभा का रण सामने है और कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावों पर और तैयारी पर, प्लान के ऊपर हम कह सकते हैं। गोपाल भार्गव साहब जो दोनों पक्षों को सुन रहे थे, उसमें एक बात स्पष्ट है कि नंबर पहले से फिक्स होते हैं। कई राज्यों में तो सीधे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। मध्य प्रदेश में ये सारी उठापटक राज्यसभा चुनाव की तैयारी के दरमियान ही शुरू हुई थी, जिसमें सरकार ही बदल गई, जिसमें पाले ही बदल गए। अब आने वाले वक्त में अगर कोई उथल पुथल नहीं है, फिर एक पैंच मध्य प्रदेश में बार बार कहा जाता मंत्रिमंडल को लेकर फंस रहा है। इतने सीनियर लोग हैं, इतने अनुशासित लोग हैं, हर एक चीज इतनी सुलझी हुई है, पार्टी लाइन पहले से तय होती है। अब की बार फिर ऐसा विरोधियों को कहने का अवसर क्यों बीजेपी दे रही है? क्या पैंच है कि एक निर्णय लेने में पार्टी को दिक्कत हो रही है और उसके कारण से लगातार विपक्ष के निशाने पर है? भार्गव साहब, आवाज मिल रही है? ये अभी एक बात आप दोहरा दे तो बेहतर हो कुछ।
बीच में बंद हो गई थी। जी, मेरा सवाल सीधा सा था कि विपक्ष बार बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी को घेर रहा है, कह रहा है कि सिंधिया खेमे के आने के बाद में जो पार्टी में एक उपेक्षा की भावना डेवलप हो रही है कुछ नेताओं में, उनके समर्थकों में, जिसको लेकर लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से दौड़ जारी है। इतने अनुशासित कार्यकर्ता, इतनी अनुशासित पार्टी, फिर ऐसा अवसर क्यों दिया जा रहा है? क्यों ये निर्णय में इतनी देर हो रही है कि विरोधियों को अवसर मिल रहा है बातचीत करने का? नहीं, आपको भली भांति जानकारी पूरे देश के लिए है। ये कोरोना का जो संकट है, जो संकट लंबे समय तक चला है, और इस कारण से कहीं लोगों में मैसेज ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कैबिनेट बनाने की जल्दबाजी पड़ी है। जो कुछ भी इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, हाईकमान इसके बारे में बता सकता है, लेकिन जहां तक मैं ये कयासबाजी जो है ये निर्मूल है और निराधार है, इसके बारे में कहना चाहता हूँ। जहां तक विवेक तनखा जी ने जो ये बात कही है कि इसके बाद में वो पिटीशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारा जो भारत का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात को वो स्पष्ट करता है कि एक बार जब कैंडिडेचर हो जाता है, एक बार जब कोई उम्मीदवार बन जाता है, तो इसके बाद चुनाव अवरुद्ध नहीं होता, वो मतदान होता है। इसके बाद यदि कहीं कोई उसमें वैधानिक कमी होती है या फिर कभी कोई पिटीशन होती है, तो वो सुनवाई का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। वो बीच में कोई कार्रवाई नहीं रोकी जाती, और इस कारण से ये कहा जाना कि अभी हम ये देखते हैं, अभी कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये पहली पराजय है। मैं मान के चलता हूं कि यदि विजय का पूरा भरोसा होता, आश्वस्त होती कांग्रेस पार्टी, तो वो जो उनके दूसरे उम्मीदवार है फूल सिंह की बरैया, अनुसूचित वर्ग के हैं, संघर्षशील है, उनके लिए वो पहला कैंडिडेट, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी का उम्मीदवार बनाते, दिग्विजय सिंह जी की बात बनाते, लेकिन उनको बाद में रखा। इसका अर्थ ये है कि दिग्विजय सिंह जी भर खुद आना चाहते, जीतना चाहते हैं, और बरैया जी जो उनके सेकेंडरी है। विनय जी उत्तर दीजिएगा, सक्सेना साहब उत्तर दीजिएगा, क्या पहले से तैयार कर लिया एक कर्टन कि बाद में जाकर जो नतीजे ऑब्वियस लग रहे हैं, जिस पर बीजेपी का दावा है, तो ये कह सकें कि हमने पहले ही संशय या गलतियां, त्रुटियां बताई थी और अब हम अदालती कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय गोपाल भार्गव जी को, जिन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि बाद में कानूनी प्रक्रिया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल सकती है। दूसरी गंभीर बात जो आप लगातार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, तो आप ही के चैनल्स और अखबार जो है, मीडिया, प्रिंट मीडिया बता रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे दीपक जोशी जी को समझाया जा रहा हो, चाहे आदरणीय बहुत से हमारे जो वरिष्ठ सामने बैठे हैं, इन सबके साथ बैठ के चल रही है अलग अलग। और जो आदरणीय भार्गव जी कह रहे थे कि हम लोग अभी कोरोना के चलते मंत्रिमंडल में देर हो रही है, तो ऐसा कोई चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। 200 लोगों को बुला के भाजपा कार्यालय में जिस तरह से बैठकें हो रही, गले हाथ डाल डाल के, और बिगर मास्क पहने शिवराज सिंह जी हंस रहे हैं, मस्ती में मजाक कर रहे हैं, ये सब चीजें पूरा प्रदेश देख रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया भी हुआ है। तो कोई ऐसा गंभीरता कोरोना के चलते भारतीय जनता पार्टी के ना कार्यालय में दिख रही है, ना उनके बंगलों में दिख रही है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को आप देखिए, बिगर मास्क लगाए पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज भी नहीं है। इनकी पार्टी ने तो पहले दिन से, जब राज्यसभा चुनाव डिक्लेयर हुए, तभी से इनकी भूमिका चालू हो गई थी खरीद फरोख्त की, और सिंधिया जी से लेके पूरे के 22 जो हैं, इनकी उस राज्यसभा चुनाव का ही हिस्सा हैं, जो मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की तैयारी शुरुआत हुई। पैसे का भारी लेन देन हुआ, करोड़ों अरबों रुपए का, एक एक विधायक से खरीदने की बात मोबाइल पे हुई। कई लोगों ने सीधे आरोप लगाया कि माननीय शिवराज सिंह जी मुझसे बात करी। तो ये पृष्ठभूमि हमारी नहीं, इनकी तैयार हुई थी पहले से, और जिसका परिणाम है चुनाव में उतार चढ़ाव होता है, हार जीत भी होती है, उसमें तो कांग्रेस पार्टी को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि उसमें जनता की अदालत में आप लोग जाएंगे, दोनों पक्ष जाएंगे, वो कैंडिडेट जाएंगे जिन्होंने एक पार्टी को ये कहते हुए छोड़ दिया कि हमारी पूछ परख नहीं थी। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के ऊपर जो है इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला। नंबर गेम अगर देखा जाए तो पहले से सेट दिख रहा है, इसमें पहले से केवल संशय उठाकर, सवाल उठा करके क्या तैयारी की जाए। आपसे एक बात करना चाहूं। जी जी ठीक है, मैं एक टिप्पणी में ले लूं गिरजा शंकर जी की। गिरजा शंकर जी, कुल मिलाकर के जो अब की बार राज्यसभा के चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियां, इसमें दोनों दलों को क्या आप चुनौतियों के मामले में कम या ज्यादा देखते हैं? दोनों दलों की चुनौतियां कम नहीं है, एक जिसमें लोग शामिल हुए वहां भी चुनौतियां, जहां से लोग गए वहां भी चुनौतियां हैं। नहीं,
देखिए, राज्यसभा चुनाव का इन चुनौतियों से या असंतोष से या किसी और पॉलिटिकल गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रिमंडल क्यों नहीं बना और मंत्रिमंडल बनने से असंतोष होगा कि नहीं होगा, इसका राज्यसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। वो विधायक बिके या खरीदे गए, क्या किए गए, इसका क्या मतलब है। आज की तारीख में जो स्ट्रेंथ पार्टियों की है, इसमें तो वोटर पहले से डिसाइडेड रहता है ना, वोटर कितने हैं। ये जरूर है कि जब राज्यसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए थे तब जो स्ट्रेंथ थी पार्टियों की, उसमें कांग्रेस 2 सीटें बहुत क्लियर कट जीत रही थी और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो हालात बदले, जो 22 लोगों ने जो कांग्रेस छोड़ी, तो उससे जो स्ट्रेंथ में परिवर्तन हुआ, उसने कांग्रेस को 1 सीट पर ला दिया है और बीजेपी बहुत आसानी से 2 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। अब जो भी कयास या जो प्रयास होंगे वो ये होंगे कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, विधायक हैं, जो वोटर हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करें, यानी क्रॉस वोटिंग करें। अभी क्रॉस वोटिंग करना, यदि 2-1 वोटों का अंतर होता तो बात समझ में आती है, लेकिन 12 वोटों का अंतर क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस कवर कर पाएगी। और फिर जो कांग्रेस ये बात कर रही है कि बीजेपी ने पैसा दिया या वो बिक गए, रिश्वत हो गए, तो यदि वो क्रॉस वोटिंग की बात आज कर रही है तो वो किस आधार पर कर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन राजनीतिक गतिविधियों का राज्यसभा चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए, राज्यसभा चुनाव से इनका भले ही सीधा सरोकार नहीं है, लेकिन एक माहौल भी बनाया जा रहा है, सामने आएगा। जी, एक चौतरफा माहौल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके ठीक बाद में अभी से वैसे तो दल चुनाव की तैयारी में जुट ही चुके हैं। 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी। माहौल से कोई वोट थोड़ी बदल जाएंगे। बिल्कुल, माहौल बाकी के माहौल की तरफ भी इन पार्टियों का पूरा फोकस दिखता है, लेकिन नतीजा क्या होगा कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, वक्त जितना सीमित था उसमें मैं बात कर सका, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।